नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई अब तक तो मैंने आपको जितने भी चीज़ें दिखाई, चुनाव की पहले चीज़ें दिखाई, फिर चुनाव के बाद जो चुनाव के नतीजे आए उनकी चीज़ें दिखाई, लेकिन आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक ऐसी कहानी और एक ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शायद आप लोगों का भी दिल दहल जाए ये सुन के कि मैं पहले भी यही कहती हूँ कि भारत की राजनीति, भारत का शासन और प्रशासन कितने कमाल का है। ये जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरीकों से जॉब डिपार्टमेंट के लोगों से मिलते हैं, हमें तब पता चलता है। कहने को तो आर्मी के जवान पर देश के हर एक नागरिक को गर्व होता है कि आर्मी का लड़का है या आर्मी की लड़की है, आर्मी का जवान देश हाथ उठाकर सैल्यूट करता है। और जब बात कहीं किसी भी जगह उद्घाटन की आती है या कितने बड़े चीजों की आती है तो वहां पर नेताओं को बुलाया जाता है। तब क्यों हमारे आर्मी के जवानों के बारे में नहीं सोचा जाता है जो बॉर्डर पर खुद को देश के लिए शहीद कर देते हैं। तो आज एक अंकल जिसे मैं मिली हूँ, पहले तो एक बार आप अंकल जी की हालत देखिए कि किस तरीके से वो हालत है। और अब जो मैं अंकल जी की घटना आप सबको बताने जा रही हूँ कि कुछ आर्मी में होने के बाद भी जिसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है हमारे देश में, कि उतना शोषण भी और उत्पीड़न भी उनके साथ किया जा सकता है, ये तो शायद सोचने वाली बात होगी। जिस तरीके से आज अंकल जी से बातचीत करते हुए सारी बातें सामने आई हैं कि जब वो आर्मी में काम करते थे, अपनी पूरी जवानी, एक जो चार्म पीरियड होता है हमारा 20 इयर्स के बाद का, वो पूरा अपने देश के या अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी वाइफ तक को छोड़ के वो देश के लिए वहां पर खड़े रहे। अंकल का कहना है कि आर्मी में होते हुए भी उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई गई और जो वेतन देना चाहिए था, जो वेतन है वो 6 रुपए पर डे मिला, मतलब 180 रुपए महीना उन्हें मिला करता था। कोई वॉशरूम की फैसिलिटी वहां पर नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक की फैसिलिटी वहां पर नहीं थी। जो खाना खाने का एक जगह और एक प्लेस होती है वो भी बहुत गंदे में उन्हें खाना खाना पड़ता था और एक कप चाय भी उन्हें अपनों ही पैसे से पीनी पड़ती थी। तो खाना देना तो बहुत दूर की बात है। तो अंकल जो खाना होता था वो भी अपने से घर से लेके जाया करते थे। जब आर्मी का जवान या कोई भी रिटायर्ड हो जाता है, ऑफ ड्यूटी हुआ जाता है, तो उसके एक हेल्थ का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है रिटायर्ड होने के बाद। वो भी शायद अंकल जी को नहीं मिला है, मतलब किसी भी तरीके की फैसिलिटी अंकल को नहीं मिली है। 1971 से अंकल का कहना है कि इन्होंने वॉर पीरियड में वहां पर काम किया है। जो अमेरिका, पाकिस्तान और फ्रांस से जो बॉम्ब आए थे, अंकल ने मुझे बताया कि 3 बॉम्ब आए थे जो जहाज में आए थे, वो अंकल ने अपने हाथों से, जो वहां पे जो बॉम्ब होते थे, जो वहां पर खेत थे, 2 बॉम्ब तो शायद वहीं पे डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन एक जो बॉम्ब फटा था उसमें एक आदमी के तो पूरे ही उड़ चुके थे। तो अंकल का कहना है कि जो एक बॉम्ब था उन्होंने देखा हुआ था कि वो अमेरिका से, मेड इन अमेरिका बना हुआ था, नंबर भी लिखा तो सारी चीजें अंकल जी ने वहां पर फेस करी। और उसके बाद जब बॉम्ब आया करते थे तो कुछ एक जेड शेप में जो कुछ गड्ढे हैं वो बना दिए जाते थे इनके लिए, मतलब खंदक बोलते हैं उनको। हाँ, खंदक उन्हें बोलते हैं। कोई भी सेफ चीजें वो नहीं थी। तो जब अपनी जान बचाने के लिए वो इन गड्ढों में अंकल जी चले जाते थे, और भी जितने लोग इनके साथ मौजूद होंगे वो चले जाते थे। तो अब गंदी जगह तो होगी ही, क्योंकि अब तो आज के टाइम का तो मुझे पता नहीं है कि कितना सेफ हमारे देश के जवानों के लिए रखा जाता है। लेकिन जब मैंने अंकल जी के समय की बात सुनी तो इतनी गंदी वो मिट्टी हुआ करती थी जिसकी वजह से अंकल को स्किन एलर्जी हो गई थी, हार्ट ट्रबल हो गया था, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी। अभी मैं आपसे जब अंकल जी से बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से उन्हें ऑक्सीजन 24 आवर्स उन्हें दी जाती है। मतलब इतनी सारी परेशानियां हमारे देश की आर्मी में, जिसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है कि पूरा देश गर्व करता है, उसके बाद भी इतना शोषण होता है। तो बहुत दुख भरी कहानी है जिससे कि शायद मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि देश की आर्मी में भी ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं। और जो इतना होने के बाद भी अंकल को कोई कंपनसेशन अभी तक नहीं दिया गया है। आर्मी वालों ने अपनी जान बचाते हुए उन्हें कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराया है, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि ऑन ड्यूटी अंकल को इतनी चोट लगी है तो शायद उन पर ही बात आ जाती, जिसकी वजह से अंकल को कोई भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है किसी भी तरीके का। जितना अंकल का कंपनसेशन अब तक का है 1971 के दौरान से, वो भी अंकल को नहीं अब तक मिला है। तो उनसे बातचीत करेंगे। अंकल को बोलने में भी थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए शायद ये चीजें मैंने आपको भी पहले बता दी हैं। हाई कोर्ट का क्या कहना नहीं मानना, हाई कोर्ट में भी अंकल ने जब अपनी याचिका दायर करी थी तो उनका भी कहना, आदेश उन्होंने रद्द कर दिया गया था, उसी का भी कहना नहीं था। इसलिए मैंने आपको अमल नहीं करा सारी चीजें पहले बताई, क्योंकि अंकल को बोलने में काफी तकलीफ है। ये सुनकर शायद आंसू ही आ जाए आंखों में, कितनी ज्यादा। अब हम अंकल जी से बात करेंगे। हाँ जी अंकल, जब आप
जो भी शिकायतें हैं एक आर्मी में आपको रहते रहते हुई, और अब जो भी आपकी मांगे हैं वो आप बता सकते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारा मौलिक अधिकारों का और शोषण करा गया है, हमारे जवानी को निचोड़ा गया है। वो आर्मी ने और भारत सरकार ने अपने हित के लिए धोखे में रख करके हमारा शोषण करा है। मेहनत हमारे से बहुत ज़्यादा कराई है, वेतन बहुत कम दिया है, एक बात। दूसरा है कि ड्यूटी आवर्स जो है सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक ड्यूटी आवर्स थे, और लेकिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक लगातार ड्यूटी आवर्स हमारे से दिए गए हैं। अच्छा जी, और एक कप चाय भी हमें अपने पल्ले से पीनी पड़ती थी, और कोई लाइट का प्रॉपर लाइट, ऑक्सीजन का कोई प्रेस, कोई सनलाइट, ऐसा कोई वहाँ स्थान नहीं था ड्यूटी प्लेस पे। गंदा पानी पीना पड़ रहा है स्टोर का, ऊपर टैंक रखा हुआ, गर्मी हो सर्दी हो कैसे भी हो, धूल मिट्टी गिरा हुआ हो, वहीं बैठ के लंच करना पड़ता था। अच्छा जी, और लाइट चली जाती थी तो कैंडल लाइट में हमें काम करना पड़ता। उसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गए और हार्ट ट्रबल हो गई, आई साइड वीक हो गई। अच्छा जी, और ड्यूटी आवर्स में जो चोट लगी थी उसका भी प्रॉपर इंतजाम नहीं था। MI रूम, एक छोटा सा MI रूम था जिसमें एक कंपाउंडर था सिर्फ, कोई MBBS डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन कोई पोस्टेड नहीं थे उस समय। हमारी बेस्ट एंड वेफर शॉप यूनिट पठानकोट की बात है। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि हमारा मतलब हर तरह से शोषण हो। वॉशरूम गंदे, बहुत गंदा, जिसमें कि भला आदमी धोरा भी नहीं खड़ा हो सकता। वॉशरूम इतने गोटे गोटे तक गंदगी भरी होती थी। उसके हज़ारों कर्मचारी काम थे, यूनिट में काम करते थे, आज भी करते ही होंगे, शिफ्टों में काम होता था। अभी आप देखो कि इतने हज़ारों कर्मचारी काम कर रहे हैं आर्मी के, ग्रेफ के और है, और तो उसमें कि ये छोटे से MI रूम में हैं क्या काम कर जाए, छोटा सा कंपाउंडर क्या दवाई दे देगा, ना मेडिकल इक्विपमेंट थे वहाँ पे, ना कुछ कोई डॉक्टर था, तो इसलिए समय पे पूरा इलाज नहीं मिल सका है और परमानेंट इलाज नहीं, जिसकी वजह से मैं आज तक भी पीड़ित हूँ। आदेश हो गए नैनीताल हाई कोर्ट के 26 नवंबर 2020 को, उसको भी आदेश नहीं मान रहे। अच्छा जी, और 7 जुलाई 2021 को कंडम कोर्ट का केस भी लग गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ आर्मी के ऊपर, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये भी कंडम कोर्ट का केस 7 जुलाई को मिस्टर मनोज कुमार तिवारी जी जज साहब ने लगाया है। अच्छा जी, उस पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब मुझे बार बार एडमिट होना पड़ता है, मेरे विशाल नर्सिंग होम में जाना पड़ता है, कभी किसी और नर्सिंग होम में जाना पड़ता है इलाज के लिए मजबूरी में। अच्छा है, मेरी सेहत बिल्कुल 5 कदम में पैदल नहीं चल सकता, मेरा सांस फूलता है, नींद नहीं आती, रात भर रेस्टलेस रहता हूँ, दिन भर रेस्टलेस रहता हूँ, मेरी कोई पेंशन नहीं है, भूमिहीन हूँ, गरीब हूँ। अच्छा जी, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आदेश नैनीताल का आदेश होने के बाद भी उन्होंने आज तक मुझे कोई आके पूछा नहीं है, कोई मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। ये है कुछ हैं। अच्छा, और क्या कराया था बेटा मैंने नोट भूलिए, मेरा पर्चा कहाँ था है, ये हैं। उन्होंने उनको 10-11 सितंबर 2012 में भी उनको कह दिया था हैं, DGPR को, आर्मी DGPR को कह दिया था कि भाई इन पे विचार करो। अच्छा जी, और उन्होंने झूठ बोल रहे नालायक कहेंगे हैं, तो कह दिया कि हमारे पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी कोई फाइल नहीं है, और जबकि फाइल यहाँ मौजूद है, यहाँ इसे सब प्रूफ है कि इनकी फाइल हमारे पास है। अच्छा जी, इन्होंने मुझे हैं, और ये ऊपर सरासर झूठ बोल, हाई कोर्ट को भी इन्होंने झूठ बोल दिया, हाई कोर्ट के सामने भी इन्होंने झूठ बोल दिया। ये है 10-11 सितंबर 2017 की 2012 के लेटर में हाई कोर्ट ने इनको डांटा है एक तरह से कि लिखा है भाई तुम झूठ बोल रहे हो, हैं प्रूफ है, उन्हीं का लेटर है, सब कुछ है, और तुम भी झूठ बोल रहे हो, अपने लेटर पे अपना आप ही झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, कोई हमारा प्रूफ नहीं है। तो कुल मिला करके ये सब इन्होंने अधिकार जो पहली सरकार ने भी, ये मोदी सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और कोई बात समझ नहीं रहे हैं। ये जो हैं मोदी सरकार के भी जो ये कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये निकम्मे हैं, PMO में जो बैठे ये निकम्मे हैं, पठानकोट पे
आदेश हुए हैं, आदेश पठानकोट में जब ये अटैक हुआ था अभी 2-3 साल पहले, पर इसका हवाई अटैक करा था उन्होंने, आतंकियों ने आकर के अभी 2-3 साल पहले। उससे 15 दिन पहले मैंने PMO में, मेरे पास भी फिलहाल कागज रले पड़े हैं, मैंने बात करी थी उनसे। वो तो PMO के कर्मचारी ने, अधिकारी ने बोला कि PMO का डाटा उड़ गया। मेरा गुस्सा आ गया, मैंने कहा PMO का डाटा उड़ गया भाई? मैं कहा किसी परवाड़ी की दुकान है कि छोटे से दादा की दुकान है? मैं कहा PMO का अगर ऊपर से पंछी उड़ेगा तो उसकी भी पहचान हो जाएगी कि पंछी उड़ा, कौन सा पंछी उड़ा। और आप कह रहे डाटा उड़ गया, मैं तुम्हारे जैसे निगम में अधिकारी बैठे हुए हैं तो देश उड़ जाएगा एक दिन। मैंने ये किसको कहा था, फ़ोन में मेरे सब रिकॉर्ड है, प्रेस करके मैं देख सकता हूँ किस टाइम किस फ़ोन से मेरी बात हुई और कितने बज के कितने मिनट में हुई, किस डेट में हुई, और मैंने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। और 15-20 दिन के बाद ही पठानकोट के हवाई अड्डे पे अटैक हो गया है। ये ऐसे इनके कर्मचारी हैं। अच्छा जी, कुल मिला करके मतलब हर तरह से शोषण हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बातें बहुत बनाते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, जो का तू है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हुई। जब बात सुनते ही नहीं और हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, बताओ कैसे काम चलेगा? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मान रहे, किसी से दिक्कत को नहीं समझ रहे, हाई कोर्ट बावली तो नहीं है, हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस से भी ऑर्डर करे, अच्छा जी, और वे उनका भी आदेश नहीं मान रहे, तो किसका आदेश मान लेंगे? तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि मेरे भारत सरकार की कान में जू रहेंगे, आर्मी के कान में जू रहेंगे, आर्मी रक्षा मंत्री हैं चाहे जो भी हैं, उनके ऊपर कान में जू रहें, और मेरा तुरंत मुझे दें, और मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चों को दें, तुरंत दें। हाँ, मुझे तुरंत इसकी आवश्यकता है, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो भाई जितना भी अभी तक अंकल जी ने आपको सारी दास्तां बताई, जितना भी कुछ सुनाई कि अब तक भी भारत सरकार और आर्मी की तरफ से अंकल जी को कोई कंपनसेशन और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, तो मेरी भी यही विनती है, जितने भी लोग देख रहे हैं इसे ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक दिखाएं कि किस तरीके से आर्मी में रहने वालों का भी इस तरीके से शोषण हो सकता है, और जितना भी मुआवजा और कंपनसेशन अंकल जी के लिए अब तक की उनकी मेहनत का बैठता है वो अंकल जी को दिया जाए। जब तक हमारे भारत में इस तरीके से शोषण होता रहेगा काम करने वालों का, वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हों, तो जितना जल्द से जल्द मेरी भी विनती है कि इस घटना पर एक्शन लिया जा सके, इस घटना पर एक्शन लिया जाए।